नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। मोस्ट वांटेड नक्सली हिडमा छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर ढेर। एनकाउंटर में मारे गए हिडमा के 5 और साथी। देश से माओवाद की समस्या के उन्मूलन के लिए 31 मार्च 2026 की समय सीमा तय। केंद्र सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त कल जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को मिलेगी वित्तीय मदद। प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएगा भारत। दिल्ली में फिक्की की 98वीं वार्षिक आम बैठक के उद्घाटन समारोह में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का संबोधन। कहा, भारत न तो किसी दबाव के आगे झुकेगा और न ही अपने राष्ट्रीय हितों से करेगा समझौता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों का आह्वान। व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर सभी को जल संरक्षण के प्रति निरंतर सचेत रहने की कही बात। प्रदान किए गए 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार। महाराष्ट्र को मिला पहला स्थान। भारत को आतंकवाद से रक्षा करने का पूरा अधिकार। मॉस्को में एससीओ शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर का 2 टूक बयान। कहा, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाए दुनिया। हेडलाइंस के बाद अब खबर सुरक्षा बलों की कामयाबी की। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर आज सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हासिल हुई है। नक्सलियों के खिलाफ चल रही निर्णायक कार्रवाई में आज सुरक्षा बलों ने शीर्ष माओवादी कमांडर माडवी हिडमा समेत 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मे के लिए राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों का एंटी नक्सल ऑपरेशन की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये मुठभेड़ आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू जिले में हुई। आंध्र ओडिशा सीमा क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार किया। अब इस ऑपरेशन की सफलता के मायने समझिए, माडवी के खात्मे का मतलब समझिए। क्यों सुरक्षा बलों की ये कामयाबी इतनी बड़ी है। माडवी बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दशकों में हुए बड़े नक्सली हमलों में वो शामिल रहा है। ऐसे में उसका मारा जाना नक्सली आतंक के ताबूत में आखिरी कील के रूप में देखा जा रहा है। अब बस्तर में क्षेत्र में माओवादी गतिविधियां कम होने लगी हैं। बस्तर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिडमा और उसकी पत्नी राजे आज सुबह पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू जिले के मरेदुमिल्ली के जंगल में आंध्र प्रदेश के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 6 नक्सलियों में शामिल हैं। In last 1 or 2 days, we had a very specific intelligence that few of the top Maoist leaders are entering into Andhra Pradesh and they are planning to revive the movement. So, in that continuation, today morning, one exchange of fire has taken place between Maoist and security forces, in which 6 Maoist dead bodies have been recovered. So far, what identification we could fix is Madhvi Hidma. He is the central committee member. हिडमा के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक वह 1990 के दशक के अंत में एक ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता के रूप में प्रतिबंधित संगठन में शामिल हुआ और 2010 में हुए ताड़मेटला हमले के बाद पहली बार सुरक्षा एजेंसियों की नज़र में आया। इस हमले में 76 जवान मारे गए थे। उसने तब हमले को अंजाम देने में एक अन्य शीर्ष माओवादी कमांडर पापा राव की सहायता की थी। तब से बस्तर में सुरक्षा बलों पर हुए हर बड़े हमले के बाद हिडमा का नाम बार बार सामने आया। आज दिनांक 18 नवंबर को छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती ESR डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत 6 माओवादियों के डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। उनमें से ऐसा एक नाम है माओवादियों का सेंट्रल कमेटी मेंबर माडवी हिडमा, जो पूर्व में PLG बटालियन नंबर 1 का कमांडर भी रहा और आतंक का एक चेहरा के रूप में इसका पहचान है। उनका डेड बॉडी भी आज की मुठभेड़ में रिकवर की गई। साथ साथ
जो माडवी हिडमा की पत्नी राजे एवं अन्य 4 कैडर्स कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी और काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47 और अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी मुठभेड़ स्थल से बरामद की गई। प्रवर्तन निदेशालय ने लाल किला कार विस्फोट मामले में मुख्य भूमिका निभाने वाले फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय के न्यासियों और प्रवर्तकों के खिलाफ दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छापेमारी की। संघीय जांच एजेंसी के कई दलों ने सुबह करीब 5:15 बजे से अल फलाह ट्रस्ट और विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान के कम से कम 25 परिसरों की तलाशी ली। एजेंसी के दलों ने दिल्ली के ओखला क्षेत्र में एक कार्यालय पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा में छापा मारा। दिल्ली में लाल किले के निकट 10 नवंबर को हुए विस्फोट में 15 लोग मारे गए थे। विस्फोट में विश्वविद्यालय और कश्मीर से जुड़े कई चिकित्सकों की भूमिका आतंकवाद निरोधी जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में है। ट्रस्ट और विश्वविद्यालय के वित्त और प्रशासन की देखरेख करने वाले प्रमुख कर्मियों के खिलाफ भी छापे मारे गए हैं। ईडी ने इस मामले में NIA और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी का संज्ञान लिया है। अब तक NIA ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर नबी का कथित करीबी सहयोगी बताया जा रहा है। अल फलाह विश्वविद्यालय हरियाणा में फरीदाबाद जिले के धौज क्षेत्र में स्थित है और ये एक मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने रूस में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन में कहा कि भारत का आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है और वह इसका प्रयोग करेगा। विदेश मंत्री का यह बयान दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट के कुछ दिन बाद आया है। विदेश मंत्री ने मॉस्को में SCO शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलनों में कहा कि दुनिया को भी आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति शून्य सहिष्णुता दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि SCO की स्थापना आतंकवाद, अलगाववाद, अतिवाद की समाप्ति के लिए हुआ था। आतंकवाद की कोई अनदेखी नहीं हो सकती। It is imperative that the world display zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. There can be no justification, no looking away, and no whitewashing. As India has demonstrated, we have the right to defend our people against terrorism and will exercise it. In conclusion, India believes that SCO must adapt to the changing global landscape, develop an expanded agenda, and reform its working methods. We will contribute positively and fully to these objectives. I thank you. विदेश मंत्री ने अशांत विश्व व्यवस्था के बीच स्पष्ट आदान प्रदान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संघर्ष का शीघ्र समापन और स्थायी शांति सुनिश्चित करना पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित में है। Let me congratulate the Russian Federation, our special and privileged strategic partner, on the presidency of the SCO Council of the Heads of Government this year. The theme of this session covers trade, economic, cultural, and humanitarian cooperation. Let me summarize India's approach to the trade and economic issues that were discussed in the last session. We assess the global economic situation to be particularly uncertain and volatile currently. Supply-side risks have been aggravated by demand-side complexities. There is consequently an urgent requirement to de-risk and diversify. This is best done by as many of us forging the widest possible economic links. For that to happen, it is essential that this process be fair, transparent, and equitable. India's endeavors to conclude free trade arrangements with many of you here are relevant. Regarding culture, India's long-standing historical ties with SCO members makes it particularly pertinent. Against this backdrop, Prime Minister Modi proposed at the Tianjin SCO Summit to launch an SCO civilizational dialogue forum. As a civilizational state, India strongly believes that people-to-people exchanges lie at the core of any genuine relationship. Facilitating greater interaction between our intellectuals, artists, sports people, and cultural icons will pave the way for deeper understanding across the SCO.
We also have a growing record of collaborative activities with regard to cultural exchanges. The exposition of sacred Buddhist relics in many of your countries is a notable example. India is also willing to extend its considerable experience of heritage conservation in Southeast Asia to Central Asia. Regarding humanitarian cooperation, this is important in an era of climate change, pandemics, and conflicts. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएगा। दिल्ली में फिक्की की 98वीं वार्षिक आम बैठक के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवाचार को प्राथमिकता दे रही है। पीयूष गोयल ने एक समृद्ध और विकसित देश के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कार्यबल को सही कौशल से लैस करना इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत वर्तमान में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले 2 वर्ष देश को तीसरे स्थान पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण होंगे। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत न तो किसी दबाव के आगे झुकेगा और न ही अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता करेगा। Drive our partner organizations around the country who are aligned with FICCI. You're a federation. Can we drive this to every district in the country? Can every MSME in remote areas also get good messages about quality consciousness, about sustainability, about formalizing their working? Can we bring export to the fore as not something which is, if you have a order you will export, but something you are really proactively working on? Because we find that a lot of businesses are so much in their comfort zone, happy cocoon of large domestic market, that they don't even bother to look outward. Many times, yesterday I met somebody who says, I keep often getting franchise interests, is in the food business, but I don't know where to start. What's the first step? Whom do I talk to? Government on its part will try its best, but will always have limitations. You can do much more with your span across the country. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल की उपलब्धता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी से मिलकर काम करने का आग्रह किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन आज के समय में जल चक्र को प्रभावित कर रहा है। दिल्ली में छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 और प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार प्रदान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश के लिए जल का कुशल उपयोग आवश्यक है। उन्होंने पुरस्कार विजेताओं को जल संरक्षण के उनके प्रयासों के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि इसके बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के लिए जल का सक्षम उपयोग और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या के लिहाज से हमारे जल संसाधन बहुत सीमित हैं। धरती पर उपलब्ध कुल जलराशि में से फ्रेश वाटर यानी मीठा पानी केवल 2.5% है। उसमें भी केवल 1% ही मानव समुदाय को उपलब्ध हो पाता है। जल का सक्षम उपयोग एक वैश्विक अनिवार्यता है। हमारे देश के लिए जल का सक्षम उपयोग और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या की दृष्टि से हमारे जल संसाधन बहुत सीमित है। प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता भी एक बड़ी चुनौती में झेल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से वाटर साइकिल प्रभावित हो रहा है। ऐसे स्थिति में सरकार और जनता को मिलकर वाटर अवेलेबिलिटी और वाटर सिक्योरिटी के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा कि किसानों और उद्यमियों को कम से कम पानी का उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन के नए नए तरीके अपनाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष शुरू किए गए जल संरक्षण जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत 35 लाख से अधिक भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया गया है। 2024 के लिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि गुजरात और हरियाणा दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। सरकार, जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत तथा नगर निकाय के स्तर पर जल संरक्षण एवं प्रबंधन को निरंतर प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। अनेक शिक्षण संस्थान, नागरिकों के समूह तथा गैर सरकारी संस्थान भी ये दिशा में योगदान दे रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। किसानों और उद्यमियों को कम से कम पानी का उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन के नए नए तरीका अपनाने चाहिए। उत्साह के साथ व्यक्तिगत योगदान देने वाले प्रबुद्ध नागरिकों भी वाटर प्रॉस्पेरिटी वैल्यू चेन के महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर हैं। व्यक्ति, परिवार, समाज तथा सरकार, इन सब की भागीदारी से ही सक्षम जल प्रबंधन संभव है। अब एक नजर देश और दुनिया के कुछ और बड़े अपडेट्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इसमें प्रति किसान 2000 रुपए की राशि किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपए की राशि 3 समान किस्तों में प्रदान की जाती है और अब तक योजना में 20 किस्तों के माध्यम से 3.91 लाख करोड़ की राशि भेजी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री पुट्टुपार्थी में श्री सत्य साईं बाबा के मंदिर और समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे और उनकी शिक्षाओं और विरासत को समर्पित एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जन समूह को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय क्षेत्र में कोटा चिकित्सा, पीडब्ल्यूडी और कृषि विपणन बोर्ड की परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को अस्पतालों की व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने, शहर को स्वच्छ व हरा भरा बनाने और पर्यटन स्थलों व प्रस्तावित इंडस्ट्रियल पार्क में आवश्यक सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही परियोजनाओं का नियमित फॉलोअप, सड़क निर्माण की गुणवत्ता व दुर्घटना पीड़ित परिवारों को शीघ्र आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही पात्र लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने के लिए जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिल्ली में आयोजित व्यापार मेले में कोल इंडिया लिमिटेड के मंडप का उद्घाटन किया। इस मंडप में घरेलू बाजार और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिजों के अधिग्रहण की पहल को प्रदर्शित किया जा रहा है। इसमें CIL मंडप ऊर्जा सुरक्षा, विविधीकरण परियोजनाओं और टिकाऊ व्यवहार में देश की प्रगति को प्रदर्शित कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में पूंजी बाजार के हितधारकों के साथ चौथे बजट पूर्व परामर्श की अध्यक्षता की। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हुए। सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन यानी PLI योजना के तीसरे दौर में 17 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। इस कदम से निवेश में और तेजी आएगी, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। मानव निर्मित फाइबर परिधान, MMF फैब्रिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल क्षेत्रों में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। उच्चतम न्यायालय ने एक समाचार पर चिंता व्यक्त की, जिसमें दावा किया गया है कि देश में हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है। न्यायालय ने इसे एक गंभीर मुद्दा बताया। पीठ ने कहा कि देश में गोद लेने की प्रक्रिया जटिल है। उसने केंद्र से इस प्रणाली को सुव्यवस्थित करने को कहा है। बांग्लादेश में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के खिलाफ अवामी लीग द्वारा किए गए देशव्यापी पूर्ण बंद के आह्वान के बीच बांग्लादेश में स्थिति शांत है लेकिन तनावपूर्ण है। प्रमुख शहरों में सुरक्षा बलों ने सड़कों पर कड़ी निगरानी बनाए रखी है। कई कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में भी उपस्थिति कम रही।
श्रीलंका ने आर्थिक स्थिरता को समर्थन देने के वास्ते एशियाई विकास बैंक से 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के समझौते करने की जानकारी दी। वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता और सुधार, व्यापक आर्थिक मजबूती और पारदर्शिता को मजबूत करने और पर्यटन क्षेत्र के सतत विकास कार्यक्रम के लिए 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की 3 किस्तों में धनराशि वितरित की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गजा शांति योजना का समर्थन करने वाला मसौदा प्रस्तावित पारित कर दिया है। गजा पट्टी में एक अंतर्राष्ट्रीय स्थितीकरण बल स्थापित करने की अनुमति दे दी है। ट्रंप ने इसे वास्तव में ऐतिहासिक महत्व का क्षण बताया है। अब देखते हैं देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई कुछ खबरें। बीजेपी ने बिहार में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इसके अलावा केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के बाद के नए उत्तर प्रदेश में अपराध की कोई जगह नहीं है और अगर कोई अपराध करने की जुर्रत करता है तो उसे हर हाल में उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री गोरखपुर में उच्चीकृत क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के नए भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। वरिष्ठ उपचुनाव आयुक्त गणेश भारती के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग की एक टीम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समीक्षा करने के लिए कोलकाता पहुंची। भारतीय पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की देखरेख कर रहे हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि देश अगले 2-3 वर्षों में मेट्रो नेटवर्क के मामले में अमेरिका से आगे निकल जाएगा। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिमी राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक में उन्होंने कहा कि देश मेट्रो नेटवर्क के विस्तार में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2004-05 में देश के केवल 5 शहरों में मेट्रो चलती थी, जबकि अब 24 शहरों में मेट्रो नेटवर्क मौजूद है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 28वें संस्करण का आज उद्घाटन किया। फ्यूचराइज्ड विषय पर आधारित 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेता, नीति निर्माता, निवेशक, स्टार्टअप और नवप्रवर्तक डीप टेक, बायोटेक और हेल्थ टेक, सेमीकंडक्टर और स्टार्टअप इनोवेशन के क्षेत्र में उभरती संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक साथ आएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 40 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई और आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार पर राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए काम नहीं करने का आरोप लगाया। आज़ादपुर टर्मिनल पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार जनता के वोट की ताकत के कारण काम कर पा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में SIR के संबंध में उन राज्यों के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से बातचीत की जहां दूसरे चरण में SIR हो रहा है। इसमें प्रदेशों के प्रभारियों, राज्य इकाई प्रमुखों, कांग्रेस विधायक दल के नेताओं और सचिवों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई। प्रदेश के 12 जिलों में 50 बेड वाले आयुष चिकित्सालय और बड़वानी में 30 बेड के आयुष चिकित्सालय की स्थापना का फैसला किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भवन में आयोजित राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक और सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला कार बम विस्फोट के सिलसिले में आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के सक्रिय सह साजिशकर्ता जसीर बिलाल को 10 दिनों के लिए NIA की हिरासत में भेज दिया है। कल अदालत ने इस मामले के मुख्य आरोपी आमिर राशिद अली को 10 दिनों के लिए NIA की हिरासत में भेज दिया। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। चलते चलते हम आपको छोड़ जाते हैं पंजाब के भटिंडा में हिंद दी चादर लाइट एंड साउंड शो की तस्वीरों के साथ।
पंजाब गुरुआं पीरां दी धरती, संतां महापुरुषां दी धरती, सूरमियां योधियां दी धरती ते अवतारां पैगंबरां दी धरती। सच दे राह ते चलण वाले, निमाणियां दा मान, निताणियां दा ताण, निओटियां दी ओट अते निआसरियां दा आस। सन 1666 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ